BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर BLLB। आज इस कोर्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज रेस्ट्रिक्शन तो कोई नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी इस बार, क्या सिलेबस रहेगा, किस टाइप का पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हर पहलू से आपको हम परिचित करा देंगे ताकि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का कॉन्फिडेंस अर्जित कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, एश्योरेंस देना चाहते हैं कि इस चैनल पर जो कुछ भी आपको बताया जाए 100% ऑथेंटिक होगा। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं बताया जाता है जिसकी जिम्मेदारी हमारी ना हो। ठीक है, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको पूरे उत्तरदायित्व के साथ यहाँ पे गाइड किया जाएगा और 100% हमें श्योरिटी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उस पर प्रैक्टिकली भी कहना चाहिए अमल भी करेंगे तो डेफिनेटली आपको 100% सक्सेस मिलेगी। चलिए देखते हैं एलिजिबिलिटी। सबसे पहले देखिए 12th क्लास विद 50% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके 10+2 में होने चाहिए 12वीं क्लास में। अगर आप OBC हैं तो 45% मार्क्स से भी आपका काम चल सकता है, लेकिन SC/ST हैं तब आप 40% मार्क्स से भी अपना काम चला सकते हैं। एज रेस्ट्रिक्शन होती है तो 1 जुलाई, जिस ईयर में भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस ईयर में 1 जुलाई को आपकी मोर देन 20 ईयर्स एज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन लगती है BHU में, तो इसको भी आप अच्छे से देख लें कि आपकी एज उस ईयर में कितनी होने जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अगर आप SC/ST या OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको OBC में 3 साल की छूट मिल सकती है और SC/ST में आपको 5 साल तक की छूट मिल सकती है एज के केस में। चलिए अब सीट की बात करते हैं। तो देखिए BLLB का जो रैंक है ऑल इंडिया तो बहुत अच्छी है, 7th रैंक है। आप बिलीव नहीं करोगे कितनी अच्छी रैंक है ये। 7th रैंक के इंस्टीट्यूट से आप BLLB करने जा रहे हो तो आपका करियर कितना अच्छा हो सकता है आप यहीं पे अंदाज़ा लगा सकते हो। टोटल सीट्स की अगर हम यहाँ बात करें तो प्रोस्पेक्टस दिखाता है कि 60 सीट्स से 30 to 74 सीट हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि पिछली बार 60 नहीं बल्कि 69 सीट्स भरी गई थी 2019 में, और उससे पिछले साल जो है 2018 में 60 सीट्स भरी गई थी। कट ऑफ की अगर हम बात करें 2019 की तो कट ऑफ कुछ इस तरह से रही थी। जनरल कैंडिडेट लास्ट सेलेक्ट हुआ था 309 नंबर वाला, OBC में 282 नंबर, SC में 221 नंबर वाला बच्चा सेलेक्ट हुआ था और ST में 120। एक और कैटेगरी होती है जो एम्प्लॉय के बच्चे होते हैं, BHU कि जितना भी स्टाफ है XYZ उसके बच्चों का अलग से कोटा होता है, तो वहाँ पे जो कट ऑफ थी वो काफ़ी लो थी। 85 मार्क्स पे वहाँ पे लास्ट सिलेक्शन हो गया था। हालांकि कट ऑफ फिक्स नहीं होती। और इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करना चलिए वो भी झलक दिखा देते हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, कितना सेफ स्कोर रहेगा आपका। देखिए कट ऑफ आपकी जो है कभी भी फिक्स नहीं होती किसी भी एग्जाम में। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि फिक्स है उसकी कट ऑफ या टीचर ऐसा बताता है तो इसका मतलब वो बच्चा गलतफहमी में है, वो टीचर भी गलतफहमी में है और वो गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। लेकिन यहाँ हम ये काम नहीं कर सकते। तो आप देखिए कट ऑफ डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है। कट ऑफ डिपेंड करता है सबसे पहले नंबर ऑफ़ सीट्स पे, जो कि आसानी से चेंज नहीं होती। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी साल सीट अचानक से बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 60 हैं तो ऑलमोस्ट 60 आप मान के चलिए कि सीट्स यहीं रहेंगी। पिछली बार 9 सीट बढ़ गई थी। ठीक है, 69 पे उन्होंने एडमिशन लिया था, वैसे ही इस बार हो सकता है। इस बार 74 तक का यही लोग कहते हैं BHU वाले, तो हो सकता है 74 तक चले जाएँ एडमिशन ले लें या EWS को भी कुछ सीट दे दें। तो ऐसे करके कुछ सीट बढ़ सकती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है कि एकदम से सीट्स कहीं पे बढ़ जाएँ। सबकी सीट सब सीट जो है वो पेड सीट है, ये पेमेंट सीट है, फ्री सीट नहीं है, इसलिए फ़ी भी थोड़ी ज़्यादा है। अभी आगे बात करेंगे कि फ़ी आपकी कितनी लगती है BHU BLLB के कोर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि सीट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स हैं और सीट्स पे डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा। अगर अचानक किसी वजह से सीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कट ऑफ नीचे आना तय हो जाता है। ठीक है, तो ये तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है इस साल। दूसरा देखिए पेपर का लेवल कैसा है, जो क्वेश्चन पेपर आप देने जा रहे हैं उसका लेवल कैसा है, तो उस पर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर बहुत आसान सा पेपर आ जाए तो कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाती है और अगर बहुत टफ सा आ जाता है तो कट ऑफ काफ़ी नीचे भी जा सकती है, 300 के नीचे भी जा सकती है। लेकिन अगर मॉडरेट लेवल का रहे तो फिर कट ऑफ यहीं रहने की प्रोबेबिलिटी है। तीसरा फैक्टर जो कट ऑफ को प्रभावित करेगा वो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे BHU LLB के लिए अपीयर हो रहे हैं। अगर उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई, कमी आने के चांस बहुत कम होते हैं। हमेशा कट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। रीज़न ये है कि ज़्यादा लोगों के पास अब इंटरनेट तेज़ी से पहुंच रहा है, तो सब लोगों को पता होता है कब फॉर्म निकलने वाले हैं, क्या रेपुटेशन है इस कोर्स की, क्या स्कोप है इस कोर्स का। ठीक है, तो मैक्सिमम अवेयरनेस बढ़ रही है जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपेयर हो रहे हैं। घर पर बैठ कर आज वो फॉर्म भर सकते हैं, वहीं पे कहीं आना नहीं जाना नहीं, तो ये कन्वीनियंट हो गया काफ़ी हद तक और इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से पहुंच रही है लोगों के पास, इसलिए कट ऑफ बढ़ाने में ये फैक्टर
ज़्यादातर हेल्प करता है, मदद करता है, ऊपर की तरफ जाती है इससे कट ऑफ। ठीक है, तो जो चेंज होने वाला फैक्टर है वो हम कह सकते हैं कि सिर्फ पेपर लेवल है, जो कि अगर किसी से आसान आया तो बहुत ऊपर जाएगी, और अगर टफ आया तो ये 300 के नीचे भी जा सकती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी इस बात की बहुत कम होती है कि 300 के नीचे जाएगी, ऊपर रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमारे हिसाब से जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो इस बार रहनी चाहिए 320। ये आपका सेफ स्कोर कहा जा सकता है अगर आपने इतना स्कोर किया आउट ऑफ 450। ठीक है, तो फिर आप सेफ जोन में है, आपको एडमिशन 100% जनरल कैटेगरी के तहत मिल जाएगा। बाकी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स भी अकॉर्डिंगली थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कट ऑफ कितनी रहने जा रही है इस बार। और अगर आप 320 मार्क्स लाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपने 350 के लिए अटैम्प्ट करना ही होगा। अगर आपने 350 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश नहीं की, उसी लेवल पे उस माइंडसेट के साथ तैयारी नहीं की, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इस बार कहा जा रहा है कि 2020 ऑनवर्ड जो है वो BHU एग्ज़ाम लेगा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 टेस्ट सेंटर्स रखे गए हैं पैन इंडिया, सारे भारत में, जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे 150 क्वेश्चंस में ब्रेकअप आगे हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको। होल्ड ऑन। और हर एक क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर का। इसका मतलब ये हुआ कि आपके टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 450। नेगेटिव मार्किंग होगी तो बहुत संभल करके आपने आंसर करना है। अगर आपको लगता है कि इस सवाल का आंसर हमें बिल्कुल भी नहीं आता तो उस सवाल को टच करने की आवश्यकता कतई नहीं है। और अगर आपको लगता है कि 2 विकल्प हमें ऐसा लग रहा है कि सही हैं 4 में से, तो फिर आप एलिमिनेशन मेथड का सहारा लेकर के एक विकल्प को चुन सकते हो। अब इसको हम ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा जो कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करते हैं इस सब्जेक्ट पे हमने बनाया हुआ है। ठीक है, बहरहाल 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा अगर आपने गलत आंसर कर दिया किसी भी प्रश्न का। तो इसका मतलब ये है कि 33% आपकी नेगेटिव मार्किंग है। टाइम जो अलॉटेड होता है वो आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। अब ब्रेकअप देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या आपका आने वाला है, कितने कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। हालांकि ये फिक्स नहीं कितने क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन एक मोटी लिमिट जैसी है। कई बार हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ 25 सवाल आए, जैसे कि इंग्लिश के केस में बात हो रही है यहाँ पे। ये देखिए इंग्लिश में 30 क्वेश्चन हमने यहाँ दिखाया, तो ये ज़रूरी नहीं कि 30 आए, मे बी 28 आ जाए, मे बी 25 आ जाए। और ऐसे ही GK GS में भी हर एक उसमें चेंज हो सकता है, कुछ भी फिक्स यहाँ नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया कि 30 के आसपास क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं। GK एंड करंट अफेयर से भी 30 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और ऐसे लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल GK मिला करके भी ऑलमोस्ट 50 के आसपास क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मैथ्स मिला करके आपके ऑलमोस्ट 40 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मुझे कुछ भी फिक्स नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश के लिए आपने क्या क्या पढ़ना है और बुक कौन सी पढ़नी है। ऐसे ही चारों का देखेंगे हम, चारों सेगमेंट्स का इनका। जो मेजर टॉपिक हैं आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने हैं वो ये होंगे। इसके अलावा 3 सवाल देखे गए हैं इंग्लिश कंप्रहेंशन पे पैराग्राफ बेस्ड। तो 3 पैराग्राफ अगर आएंगे तो आप समझ लीजिए कि बाकी जो बचेंगे वो सब के सब MCQs होंगे। हालांकि पैराग्राफ में भी MCQs पूछे जाते हैं, बट वो वहीं से सवाल लिए जाते हैं। ग्रामर से रिलेटेड वो सवाल कम ही होते हैं। देखिए अब कौन कौन से टॉपिक आपने इंग्लिश में पढ़ने हैं। जो मेन टॉपिक होते हैं आपका सिंटेक्स आप पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, द का इस्तेमाल कैसे कहाँ पे होता है उस पर MCQs पूछे जाते हैं। नाउन का इस्तेमाल पूछा जाता है, नाउन एंड द नंबर पूछा जाता है, नाउन एंड जेंडर पूछा जाता है, नाउन एंड द केस। प्रोनाउन भी इसी ढंग से बहुत सारे MCQs उस पर भी बनते हैं। एडजेक्टिव को भी आपको पढ़ना होगा। टाइम एंड टेंस, देन नरेशन, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पे भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। रिमूवल ऑफ टू, वर्ब का इस्तेमाल कैसे होता है उस पर भी सवाल आते हैं। वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती है उन पर भी सवाल आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब पे भी सवाल आते हैं। एडवर्ब पे भी सवाल आते हैं। प्रोपोजिशन, कंजक्शन, नॉन फाइनाइट्स, क्वेश्चन टैग्स, डू डज डिड वगैरह पे सवाल आते हैं। कॉमन एरर पूछी जाती हैं। सेंटेंस करेक्शन के लिए पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पूछा जाता है। एनालिसिस ऑफ सेंटेंस पूछा जाता है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सवाल इस पर जनरली देखा जाता है। इसके अलावा फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स पूछी जाती हैं। वर्ड ऑफन जो कंफ्यूज करते हैं स्पेलिंग वगैरह को लेकर के, उस पर भी सवाल आ सकता है। इडियम फ्रेजेस आपसे पूछी जा सकती हैं। प्रोवर्ब्स आपसे पूछी जा सकती हैं। फॉरेन वर्ड एंड फ्रेजेस स्पेलिंग टेस्ट हो सकता है आपका। मिसलेनियस भी कुछ हो सकता है ग्रामर से रिलेटेड। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी ग्रामर आपने अच्छे से तैयार करनी होगी। अगर आप बुक की बात करें तो इंग्लिश के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे, बेस्ट बुक है आपकी ये बैंकिंग क्लैरिकल के लिए एक बुक आती है, बैंकिंग क्लैरिकल।
और ये है किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, किरण पब्लिकेशन काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन है, तो ये आपको 100% कवरेज यहाँ पे दे देगा, आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए दूसरा सेक्शन जो है हमारा जीके एंड करंट अफेयर्स ऑर्डन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 से 10 सवाल तो यहाँ पे देखे जाते हैं जनरली करंट अफेयर से। करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है आपने, स्पोर्ट्स इवेंट्स होती हैं तमाम तरह की, वो पढ़नी है आपने करंट अफेयर में, वो आता है। इसके अलावा आपका तमाम तरह की और नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं, वो आपने अच्छे से देखनी होंगी पूरे एक साल के अंदर, जो पिछले एक साल के अंदर इवेंट्स हुई हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, नॉन स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, पॉलिटिकल हो या जैसी भी हो, उन इवेंट्स पर आप खास नज़र रखोगे। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कुछ न्यूज़ बनी है पॉलिटी से रिलेटेड, तो वो समझिए आपका सब्जेक्ट है। ये लॉ से रिलेटेड, लॉ और पॉलिटी एक ही सब्जेक्ट आप काफ़ी हद तक कह सकते हो। ठीक है, तो वो आपने बहुत बारीकी से देखनी है, उस पर आपका अक्सर सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। इसके अलावा अगर फिक्स जीके की बात करें, जिसको हम स्टैटिक जीके भी कहते हैं, तो स्टैटिक जीके में आपने बहुत कुछ देखना होगा, तमाम तरह के अवार्ड्स वगैरह, ये बल्कि करंट अवार्ड भी आप देख लेना, करंट में भी ये टॉपिक इंक्लूड होता है। इसके अलावा किस किस टाइप के अवार्ड होते हैं, कौन से इंटरनेशनल अवार्ड होते हैं, कौन से नेशनल होते हैं, वगैरह वगैरह भी आपको बारीकी से देखने होंगे। स्टैटिक जीएस की अगर हम बात करें, तो स्टैटिक जीएस में आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सिविक्स, या जैसे कि ये पॉलिटी। अच्छे से पॉलिटी तो बहुत ही बारीकी से देखनी है क्योंकि उस पर सवाल भी में बहुत ज़्यादा आते हैं, ऑब्वियसली वो आपका मेन टॉपिक है। ठीक है, लॉ का फादर आप उसको कह सकते हो, या पेरेंट कह लो, जो भी है, तो उसको आप बहुत अच्छे से देख लेना। इसके अलावा हाईएस्ट लोवेस्ट दुनिया भर में जो होता है, स्मॉलेस्ट बिगेस्ट वगैरह, और आपका इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट बुक्स, उनके राइटर्स, इम्पोर्टेंट लोग जो फेमस लोग रहे हैं इस साल, क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे इलेक्शन हुआ, एक्सेट्रा, ये जो मेजर इवेंट्स हैं वो आपने बारीकी से देखनी होंगी। लेकिन मेन फोकस यहाँ पे आपका पॉलिटी पे होना चाहिए क्योंकि पॉलिटी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। अगला जो सेक्शन है वो आपका लीगल एप्टीट्यूड, इसमें आपका लीगल जीके भी आएगा। ठीक है, लीगल जीके भी आएगा लीगल एप्टीट्यूड के साथ साथ, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंस देना। इसमें तमाम वो टर्म्स आएंगे जो लीगल टर्म्स हमारे कहलाते हैं, जैसे कि कॉग्निजेंस है, जैसे कि आपका साउ मोटो है, और बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं, प्राइमा फेसी है, तो उसका मीनिंग क्या होता है। ये मैक्सिमम जो है लेटिन वर्ड्स हैं, लेकिन बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन आपको मेल के साथ मेल में भेज देंगे, ईमेल में, या आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, और वहाँ पर आप स्टडी अच्छे से घर पर बैठ कर करना। बहुत कम फ़ी है हमारी, सिर्फ 2000 रुपये इस कोर्स के लिए, BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है। जबकि हम जानते हैं कि बनारस में या बनारस से बाहर जहाँ भी आप कोचिंग करेंगे BLLB एंट्रेंस के लिए, तो 70-80 हज़ार रुपये आमतौर पे कोचिंग सेंटर्स आपसे लेते हैं। यहाँ पे हम आपको टेस्ट भी कराएंगे, 10 टेस्ट ऑनलाइन आपके लेंगे एग्ज़ाम से 1 महीना पहले। ठीक है, तो पूरी हेल्प करेंगे, चाहे कोई भी इनमें से टॉपिक हो उससे रिलेटेड, और आपको डेफिनेटली 100% सिलेक्शन दिलाएंगे घर पे बैठे बैठे, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये में। अब देखिए यहाँ पे अगला जो टॉपिक है मेंटल एबिलिटी। हाँ, जीएस के लिए आपका वो छूट गया है, जीएस एंड जी के लिए कि आप बुक कौन सी लेंगे, तो यहाँ पे आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो, लेकिन ल्यूसेंट के साथ साथ ल्यूसेंट की एक जीएस की बुक आती है, वो आप पढ़ लेना, वो अच्छी कवरेज देगी आपको। लेकिन 12 मैगजीन्स आपने अगर मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, लाइक प्रतियोगिता दर्पण, उससे नीचे की मैगजीन मत पढ़ना, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लेना आप 12 मैगजीन। जिस महीने में भी आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, सपोज इस साल जून में होने जा रहा है, तो लास्ट ईयर जुलाई से इस साल मई तक की ये मैगजीन आपने एटलीस्ट पढ़नी है, अच्छी कवरेज लेने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनाए रखने के लिए। वहाँ पे एमसीक्यूज़ दिए होंगे उन मैगजीन से, उन एमसीक्यूज़ पे प्रैक्टिस करना, अच्छे से देखना कौन कौन किस किस तरह के सवाल किस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे टॉपिक पे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं, लगभग 40 सवाल के आसपास। और ये सवाल जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा, उसके बाद बात करेंगे कि मैथ्स में आपने क्या पढ़ना है। अब क्योंकि कहीं पे भी स्टैंडर्ड सिलेबस BHU ने मेंशन नहीं किया है, तो आपको एसएससी के लिए या रेलवे भर्ती बोर्ड वगैरह का या पुलिस का भर्ती बोर्ड का जो 10+2 लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो उस लेवल का आपने सिलेबस तैयार करना होगा। तो आप देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तमाम तरह की जो अल्फ़ाबेट्स सीरीज़ होती हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और टॉपिक भी यहाँ दिए हैं, आप 1 बाई 1 करके देख लीजिए इनको, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, अदरवाइज़ बहुत लंबा खिंच जाता है वीडियो। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोडिंग डिकोडिंग भी यहाँ से भी अक्सर सवाल आता है। तो जनरली एक टॉपिक से एक सवाल आपका तो बनता ही बनता है, ऐसे चांस होते हैं। बहुत कम टॉपिक ऐसे होंगे जो छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन सब बेहद आसान है। कुछ ट्रिक्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना। इसके अलावा जो BHU के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो भी हम आपको लिंक शेयर कर लेंगे, वहाँ से आप उन पेपर्स को ले सकते हो।
तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग के तहत आपको पढ़ने होते हैं। अब बात करते हैं इसके साथ मैथमेटिक्स के कौन कौन से सवाल आते हैं। तो ये मैथमेटिक्स में जो सवाल आते हैं वो आते हैं आपके एज बेस्ड सवाल होते हैं, वो एवरेज बेस्ड सवाल होते हैं, वो आपके स्टैटिस्टिक्स से भी कई बार 1-2 सवाल आ जाते हैं, जिनमें मीन मोड मीडियन वगैरह पे सवाल होते हैं। बहुत ही बेसिक टाइप की स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है। डेटा इंटरप्रिटेशन भी पूछा जाता है। नंबर सिस्टम पे भी सवाल आते हैं। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन सवाल आते हैं, टाइम वर्क पे सवाल आते हैं, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पे भी सवाल देखे जाते हैं। तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। आप इन पे भी अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक से भी पढ़ सकते हो। दोनों बुक्स अलग अलग आती हैं। आर एस अग्रवाल जाने माने राइटर हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और अगर आर एस अग्रवाल आपको अच्छा नहीं लगता तो आप करंट पब्लिकेशन की बैंकिंग क्लरिकल की रीजनिंग और बैंकिंग क्लरिकल की मैथमेटिक्स की बुक से भी आप पढ़ सकते हो। ये बुक आपको अच्छी कवरेज देगी। ओवरऑल अगर सारे टॉपिक आप कवर करना चाहते हो 4 के 4, तो फिर एक कॉमन बुक आप अरिहंत पब्लिकेशन की भी ले सकते हो, वो भी अच्छा कवरेज देती है। लेकिन अगर ये अलग अलग बुक्स लोगे तो ये आपको बहुत ही बढ़िया से तैयारी करा देंगे। अब देखिए हॉस्टल फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है BHU की, लेकिन आई थिंक 20 से 25% बच्चों को ही हॉस्टल फैसिलिटी मिल पाती है। बाकी बच्चों को आसपास अपना अरेंजमेंट करना पड़ता है BHU के आसपास के एरियाज़ में। और यहाँ पे एक इंडेक्स बनता है, उसी के बेस पे आपको हॉस्टल अलॉट किया जा सकता है, जिसमें आपको रिटर्न एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। उनको वेटेज मिलता है 80% का। तो अगर आप टॉपर रहेंगे यहाँ पर तो डेफिनेटली आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस पे भी ये डिपेंड करता है। इंडेक्स में डिस्टेंस को 20% का वेटेज दिया गया है। सपोज अगर आप साउथ इंडिया के रहने वाले हैं तो आपके चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। वो अगर आपको सॉल्व कहीं से मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, सॉल्व नहीं मिलते तो अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट 5 ईयर्स के तो आपको देखने ही चाहिए। अगर 10 ईयर्स तक के देख सकते हो, कहीं पे मिल सकते हैं तो बहुत अच्छा। बहरहाल 10 ईयर्स तक के अभी हमारे पास तो नहीं है। जैसे ही ले लेंगे हम लिंक शेयर करते चले जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। फीस की अगर हम बात करें तो BHU में 60,000 तो फीस है ही है। इसके अलावा 2,282 रुपये लास्ट ईयर कुछ और मदों में भी लिए गए थे। तो टोटल तकरीबन ऑलमोस्ट 62,282 रुपीज़ का फ़ी बच्चों को देना हुआ था। इस साल भी शायद यही रहेगा लगभग। अभी तक कुछ ऐसा है नहीं कि फ़ीस बढ़ी है। चलिए, तो ये हमने डिटेल में आपको समझा दिया। आपको डेफिनेटली इस वीडियो से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी और आप इस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में डेफिनेटली एडमिशन पा जाओगे। ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।